हेलो एवरीवन, मैं ओम गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 और इसके हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले वाले 2 पार्ट देख लीजिए, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आधी कहानी चैप्टर की तो पहले निकल चुकी है ना। और ये है हमारा पार्ट 3। आइए हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि हमने ये चीजें पहले डिस्कस कर ली हैं कुछ, और कुछ अब करेंगे कि कंपनी हमारे यहाँ क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी, और उसने कैसे धीरे 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 हम पर कब्जा कर लिया, यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्योंकि कंपनी यहाँ शासन करने के लिए नहीं आई थी, कंपनी यहाँ आई थी केवल और केवल व्यापार करने के लिए। तो वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, आप देख सकते हो। एनसीईआरटी में 8th क्लास में जितने भी चैप्टर है सबसे ज्यादा लेंदी यही है, इसलिए 2-3 पार्ट में कराना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा लंबा खिंच रहा है, ज्यादा लंबा नहीं खिंच रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कंपनी का फैलता शासन। अब देखिए, हमने बक्सर के युद्ध तक आपको पूरी कहानी बता दी थी कि बक्सर के युद्ध के बाद क्या किया। जो कंपनी थी उन्होंने पैसे की निकासी अपने देश से कम कर दी, यानी कि इंग्लैंड से उन्होंने पैसा लाना ना या सोना लाना बंद कर दिया, और वो पूरे की पूरे डिपेंड हो गए हमारे भारत पर। यानी कि हमारे भारत के लोगों से ही टैक्स वसूलते थे और हमारे भारत से ही सामान खरीद के अपने देश इंग्लैंड में बेच देते थे। तो उनका जो मुनाफा था वो 4-5 गुना बढ़ गया, है ना। क्योंकि अब उन्हें देना तो कुछ है नहीं, यहीं से टैक्स लेना है और यहीं से सामान लेना है, तो पूरा की पूरा उनका प्रॉफिट में ही चल रहा था। तो देखिए, कंपनी का फैलता शासन। अब देखिए, ये यहाँ पर जो बातें हैं वो है 1757 से 1857। देखिए, ये ऐसे क्यों दिया है एनसीईआरटी ने 100 साल का, ये इसलिए दिया है क्योंकि मेन जो कब्जा हुआ था भारत पे वो 1757 में ही हुआ था, है ना। प्लासी के युद्ध से ही तो शुरुआत हुई थी अंग्रेजों की हमारे ऊपर शासन करने की, और ये 1857 तक चली थी। क्योंकि 1857 के बाद कंपनी का शासन नहीं था, इंग्लैंड की महारानी का शासन था। ठीक है, 1857 से पहले किसका शासन था, कंपनी का शासन था, और 1857 के बाद महारानी का शासन था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन, मुकुट को बोलते हैं ना क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन का शासन था। जो वहां की महारानी थी उनका शासन चला था। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद महारानी ने बोल दिया था कि अब जो भारत का शासन है वो महारानी देखेंगी सीधे, कंपनी नहीं देखेगी। कंपनी का इंटरफेयर महारानी ने यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कभी भी भारत के किसी भी रियासत पे सीधे अटैक करके उसको नहीं जीतती थी। उनकी क्या नीति थी, उनकी ये नीति थी, जैसे किसी भी वो राज्य में जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जैसे जैसे वो मांग कर रहे हैं, अगर राजा या रियासत का नवाब या कोई भी नहीं मानता था उनकी बातों को, तो वो क्या करते थे कि उसके जो कंपटीशन में दूसरा होता था। देखो, हर राज्य का कोई ना कोई शत्रु होता ही है ना। परिवार वाला भी हो सकता है, कोई मंत्री वगैरह भी होते हैं जो राजा से चिढ़ते हैं। वो क्या करते थे, उनको कैसे ना कैसे करके मना लेते थे, लालच दे दे के कि हम तुम्हें ये दे देंगे या फिर हम तुम्हें इस रियासत का मालिक बना देंगे और तुम क्या करो, राजा के साथ धोखा कर दो। तो आपने देखा कि मैंने पिछले जो पार्ट था उसमें आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध में किसने, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अपनी टुकड़ियों को लड़ने से मना कर दिया था। तो जो अंग्रेज थे उनकी ये नीति चल रही थी कि राज्य में से ही किसी एक ऐसे इंसान को उठाते थे जो राजा का दुश्मन होता था या जो रियासत मालिक का दुश्मन होता था, उसको उठाते थे और उसको बोलते थे कि तुम हमारा साथ दो इस राजा को गिराने में या नवाब को गिराने में, उसके बाद जो शासन होगा हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे। तो शासन तो सबको अच्छा लगता है, इसी लालच में यहाँ के जो लोग थे वो भारत के साथ ही गद्दारी करते थे, अपने राजा के साथ गद्दारी करते थे, और जो शासन सत्ता थी वो धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में जाती रही। अब देखिए, मैंने एनसीईआरटी से कुछ तथ्य निकाल के इसमें रखे हैं, तो हम देखते हैं। इसमें भी मैंने यही लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सीधे तौर पर हमला नहीं करती थी। वो क्या करती थी, भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने के लिए राजनीतिक इसको राजनीतिक बोलते हैं, कि वो इस तरह के दाव खेलती थी कि जो लोग हैं वो खुद ब खुद
कंपनी का साथ देते थे और अपने राजा का साथ नहीं देते थे। आर्थिक यानी कि वो इस तरह से बांध देती थी कि इतना टैक्स दे देंगे हम, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स लाके दे देंगे, आप हमें इस रियासत के मालिक बना दो, या हमें आप 4 गांव दे दो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो उस तरह से क्या है, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, अब देखिए इसमें बक्सर की लड़ाई का भी जिक्र हुआ है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। अब देखिए रेजिडेंट कौन होते हैं, रेजिडेंट एक तरह से क्या था, ये रियासत का वो होता था, मालिक होता था, है ना, नवाब से ऊपर होता था। 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ देखिए, तो ये क्या कौन होता था, ये रियासत का मालिक होता था एक तरह से, यानी कि कंपनी ये इसको तैनात कर देती थी और इसका ये काम होता था कि नवाब अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, और नवाबों से भी इसकी जो रेपुटेशन है वो ऊपर होती थी, इसके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो नवाब से ऊपर होते थे, यानी कि जो इसकी मर्जी करेगी वो ये करता था। अगर नवाब इसका कहना नहीं मानते थे तो ये नवाबों को कुर्सी से हटा देता था, फिर दूसरा नवाब रखता था। पिछले जो पार्ट था उसमें यही मैंने बताया ना कि पहले उसने क्या किया, मीर जाफर को बैठाया और मीर जाफर को हटा के फिर मीर कासिम को बैठाया, और फिर दोबारा से मीर कासिम को हटा दिया था, फिर लास्ट में मीर जाफर को बैठाया था। तो ये सारा काम कौन देख रहा था, ये सारा काम देख रहा था रेजिडेंट। क्या होता था, एक तरह से आप मान लीजिए कि एक सीनियर अधिकारी होता था हर रियासत के ऊपर। पहले तो हर रियासत का मालिक कौन होता था, नवाब होता था। लेकिन ये 1757 के बाद में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से एक रेजिडेंट तैनात कर दिया था जो नवाब के कार्यों को देखता था कि नवाब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये काम ये कौन देखता था, रेजिडेंट देखता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरह से आप इसको राजा मान लीजिए। अगर नवाब जो था इसकी बात नहीं मानता था तो ये उस नवाब को हटा के किसी दूसरे को रख लेता था, या फिर जो रियासत है उसमें किसको किस पद पे रखना है, कितने अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, क्या करना है, मतलब पूरा होल सोल मालिक ये होता था, और मतलब पूरा इसका इंटरफेयर होता था। अगर रियासत का जो नवाब था इसकी हाँ में हाँ मिलाता तो ठीक है, और जैसे ही वो आनाकानी करता था, इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, तो ये उस नवाब को किसी भी तरीके से हटा देता था और अपने हिसाब से दूसरा नवाब को ही तय कर लेता था, ताकि जो इंग्लैंड के लोग या इंग्लैंड के अधिकारी या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो बात कह रहे हैं वो बात उनकी मानी जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सहायक संधि आपकी इसी हेडिंग के अंतर्गत लिखी गई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने थोड़ा सा अलग से इसको दिखाने की कोशिश करी है कि सहायक संधि क्या होती है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये सहायक संधि सबसे पहले कौन लेके आए थे, रिजल्ट वेलेजली गवर्नर जनरल ये लेके आए थे, और ये लेके आए थे 1798 और 1805 तक इनका क्या शासन रहा था, इतने दिन का। ठीक है, तो इतने मतलब 7 साल रहे थे, और इन्होंने क्या है सहायक संधि लाई थी, और सहायक संधि के द्वारा इन्होंने अवध के कुछ हिस्से अपने नाम कर लिए थे और हैदराबाद के कुछ इलाके, किस के, देखिए अवध के और हैदराबाद के कुछ इलाके पर इन्होंने क्या अधिकार जमा लिया था। अब देखिए सहायक संधि क्या होती है, मैंने आपको ऊपर बताया कि रेजिडेंट काम करता था, तो ये क्या करते थे सहायक संधि में कि किसी भी तरीके से ये उस रियासत के मालिक पर दबाव बना लेते थे, है ना, और दबाव बना के क्या करते थे कि उससे अधिकार छीन लेते थे, कैसे भी कि तुमने टैक्स कम दिया है या कुछ भी करके ये उस जो रियासत का मालिक होता था उस पर दबाव बना लेते थे और उससे इन अधिकारों को छीन लेते थे कि अब आप सेना नहीं रख सकते हो, और जो सेना रखी जाएगी और जो सेना की भर्ती करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। सहायक संधि में कौन करती थी, सेना रखने का अधिकार किसको था, कंपनी को था, और कंपनी बताती थी कि तुम्हें कितनी सेना रखनी है और किस किस को सैनिक बनाना है, और इसके बदले में जो रियासत का नवाब होता था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे चुकाने होते थे। देखिए मैं इसको दूसरी तरीके से आपको बताती हूँ। जैसे पहले आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है,
बाद में क्या हुआ, मैं आपके घर में आई और मैंने बोला कि आप अपने घर में जो आपके नौकर चाकर हैं वो मेरे हिसाब से रखेंगे, ठीक है, मैं रखूंगी, जिसको मैं बोलूंगी उसको आपको रखना पड़ेगा और जिसको मैं कहूंगी उसको आपको निकालना पड़ेगा, और फिर इनकी जो नौकरों की सैलरी है वो मैं दूंगी, ठीक है, और उसके बदले में आपको मुझे इतने पैसे देने हैं, ठीक है। एक तरह से क्या था, एक तरह से ये सुरक्षा की गारंटी थी। जैसे आजकल एजेंसियां तैनात होती हैं कि एजेंसियों को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनकी सुरक्षा करनी है किसी भी अधिकारी की, या जैसे पीएम हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, या हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन सब की जो सुरक्षा जो देखती हैं वो एक तरह से इस तरह की ही कंपनियां देखती हैं कि उनको पैसे दे दिए जाते हैं और वो पूरा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं। तो ये जो कंपनी थी ये इसी तरह से हस्तक्षेप कर रही थी राजाओं के यहाँ कि आप हमें पैसे दो और हम अपने हिसाब से तुम्हारे राज्य में वो रखेंगे सेना, ठीक है। अब देखिए सेना का पूरा पूरा कब्जा काफी हद तक किसके हाथ में आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। और ये सबसे बड़ी, देखो कोई भी देश कैसे मजबूत होता है, उसकी सेना मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है। हमारा देश क्यों मजबूत है, क्योंकि हमारी सेना बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत एक्टिव सेना है हमारी, और कहीं से भी जैसे चीन से कोई घुसता है तो उनको करारा जवाब देते हैं, पाकिस्तान से कोई घुसता है तो उसको करारा जवाब देते हैं, कोई हिंद महासागर से घुसता है तो उसको करारा जवाब देते हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, हमारी सेना कर रही है। लेकिन इन रियासतों से ये सेना का जो अधिकार छीन लिया तो एक तरह से ये इन रियासतों को इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से खोखला कर दिया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे चाहती थी वैसे ही शासन कराती थी उनसे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना सहायक संधि क्या होती है। सहायक संधि में क्या होता था, जो रियासत का मालिक होता था वो अपने हिसाब से कोई भी सेना नहीं रख सकता था। सेना किसके हिसाब से रखी जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, और उस सेना के रखने के बदले उस राजा को कुछ पैसे चुकाने होते थे कंपनी को। यानी कि दो नुकसान हो गए राजा के, रियासत मालिक के दो नुकसान हो गए। पहला तो ये कि वो अपनी मर्जी से सेना नहीं रख सकता, और सेना भी कौन निर्धारित करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी निर्धारित करेगी। और दूसरा, उस सेना के बदले में उसको पैसे भी चुकाने हैं, ठीक है। और जो लोग पैसे नहीं चुका पाते थे, कुछ लोग भाई नहीं चुका पा रहे, रियासत से इतना टैक्स नहीं आ रहा, रियासत के भी तो अपने अलग खर्चे है ना, तो अगर टैक्स नहीं चुका पाते थे तो वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी पूरी की पूरी रियासत को अपने में मिला लेती थी और उसका जो शासन है पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेती थी। मतलब ये एक तरीका था, ये टेक्निक थी भारत की रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी छीन रही थी, है ना। इस तरीके से कि पहले तो आप हमारी मर्जी से सेना रखो, अगर आप सेना जो रखोगे उसका हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें पेमेंट करने में चूक हुई तो वो जो रियासत है वो आपसे छीन ली जाएंगी, आप उसके अधिकारी नहीं रहोगे। तो ऐसे ही करके उन्होंने कौन कौन सी रियासत छीनी थी, देखो अवध की रियासत, अवध का बहुत सारा हिस्सा इन्होंने छीन लिया था, क्योंकि जो अवध के नवाब थे वो क्या, इनको जो शुल्क था उसे देने में असमर्थ थे। और देखिए हैदराबाद के भी जो नवाब थे उनके साथ भी यही गड़बड़ हुई थी कि वो नहीं दे पा रहे थे जितने पैसे कंपनी मांग रही थी। तो कंपनी क्या करती थी, उनसे रियासत का अधिकार छीन लेती थी या उनके कुछ हिस्सों को छीन लेती थी। तो यही कंपनी ने किया। आगे एक नीति और आएगी डलहौजी की हड़प नीति, इसी चैप्टर में मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी आपको। तो उसमें क्या था कि अगर राजा का कोई भी पुत्र नहीं हुआ है तो वो शासन नहीं कर सकता था। मतलब जैसे आप कोई राजा है, उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई, संतान में भी कौन, लड़का, अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसका जो मालिक होता था, रियासत का जो मालिक हो गए, वो कौन होएगा, वो अंग्रेज हो जाएंगे। राजा के मरने के तुरंत बाद कौन हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएंगे। अंग्रेजों ने ये कह रखा था कि अगर तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम्हारे परिवार का कोई और व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, केवल आपका पुत्र ही राजा बनेगा। देखिए कितनी गलत बात है भाई, हमारे घर का मुखिया कौन होगा ये तो हमें डिसाइड करना चाहिए ना। ये ऐसे कैसे हो गया कि वो अंग्रेज डिसाइड करेंगे, है ना। कोई पड़ोसी से कोई थोड़ी ना पूछते हैं कि बताओ हम अपने घर में किसको मुखिया रखें, हमारी जिसको मर्जी करेगी हम उसको मुखिया रखेंगे, हमारी मर्जी करेगी अपने अम्मा बाबा को मुखिया रखेंगे, हमारी मर्जी करेगी अपने माता पिता को रखेंगे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो इस तरह से फंसा रहे थे और रियासतों को दिन पे दिन वो छीनते जा रहे थे, है ना। कितनी गलत नीति थी कि अगर राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ तो
छीन लिया जाएगा। इसी चक्कर में झांसी छीनने की उन्होंने कोशिश की थी, जो क्योंकि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनके पति की का देहांत हो गया था और उनके कोई अपनी संतान पैदा नहीं हुई थी। उनकी जो संतान थी वो कैसी थी, उन्होंने गोद लिया हुआ था पुत्र, तो उस पुत्र को मानने से अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने बोला कि ये जो रियासत है ये पूरी तरह से अंग्रेजों की हो गई। लेकिन हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो इतनी ज्यादा बहादुर थी कि उन्होंने रणभूमि में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने जीते जी झांसी की तरफ अंग्रेजों को नहीं देखने दिया। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में भी देखेंगे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे भारत का, ये है टीपू सुल्तान। ये एक बहुत ही योग्य शासक थे और बहुत ही मजबूत शासक थे। ठीक है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते थे, ये अपने डिसीजन खुद लेते थे, तो बहुत ही अच्छे थे। और ये जो चाल चल रहे थे अंग्रेज रियासतों को कब्जाने की व्यापार के द्वारा, ये टीपू सुल्तान इस बात को समझ चुके थे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हैदर अली के बारे में। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे और हैदर अली का जो कार्यकाल था वो 1761 से 1761 से 1782 तक था। ठीक है, 1761 से 1782 तक था। और इनका पुत्र कौन था हैदर अली का? हैदर अली का था टीपू सुल्तान। उसको क्या बोलते थे? शेर आ मैसूर। शेरा मैसूर इसलिए बोलते थे उसको क्योंकि वो बहुत बहादुर था और उन्होंने एक खिलौना अपने घर में रख रखा था। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये कहानी दी हुई है, चित्र भी दिया हुआ है उसका, शेर का। एक शेर जैसा खिलौना बना रखा था, बहुत बड़ा विशाल, और उसके पंजों में उसको दबा रखा था एक सिपाही को, अंग्रेज सिपाही को। और जब भी उसका बटन दबाया जाता था तो वो शेर बहुत तेज से दहाड़ता था और वो जो अंग्रेज सिपाही था उसकी चीखने की आवाज आती थी। तो ये इस बात का संकेत था कि टीपू सुल्तान बिल्कुल भी अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो अपने हिसाब से शासन करते थे, वो बिल्कुल भी अंग्रेजों को उन्होंने मुंह नहीं लगाया था। जैसे मैंने दिल्ली की कहानी बताई, तो दिल्ली में वो क्या खुद ब खुद ही उनको अपने मुंह लगा रहे थे, खुद ही उनको एक तरह से अपने जो शासन की सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ में दे रहे थे। लेकिन टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत सतर्क शासक थे। अब देखिए, टीपू सुल्तान जो थे, देखिए इनका जो शासन था, एक मिनट में आपको मैप में बता देती हूँ तो आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। देखिए, जो टीपू सुल्तान का जितना भी शासन था वो कहाँ था? वो यहाँ था। ये केरल के तट के आसपास थे। ठीक है, इस आपकी बुक में लिखा हुआ है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट किसको बोलते हैं? केरल के तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इस वाले तट को बोलते हैं। ठीक है, ये जो समुद्र से सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट से था, है ना, इनका शासन। तो देखिए, जो टीपू सुल्तान थे, इनकी जो दोस्ती थी वो फ्रांसीसियों से थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं थी, फ्रांसीसियों से थी, क्योंकि वो लोग थोड़े इनके मुकाबले थोड़े अच्छे थे फ्रांसीसी, और इनके कंपटीशन में थे। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम फ्रांसीसियों के साथ मिल जाएंगे तो हम पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या थे, जो फ्रांसीसी थे उनसे उन्होंने दोस्ती कर रखी थी और उनकी मदद से अपनी सेना को बहुत मजबूत कर लिया था। जो पिस्टल वगैरह की या बम गोले धमाके कुछ की भी जरूरत होती थी सेना के लिए, तो वो क्या करते थे, वो फ्रांस से मंगवा लेते थे अपनी सेना के लिए, है ना। अब देखिए, किस चीज का व्यापार होता था जिसपे इतनी लड़ाई चल रही थी? व्यापार होता था काली मिर्च का। काली मिर्च को क्या बोलते थे? यूरोप में काला सोना बोलते थे। इलायची का, चाय वगैरह में डालते हैं या मिठाइयों में जो डालते हैं वो उस वाली इलायची का। और चंदन की लकड़ी का, है ना। चंदन की लकड़ी वो होती है जो मंदिर में ऐसे घिस के टीका लगाते हैं, उसको बोलते हैं चंदन, वो होती है चंदन की लकड़ी। तो इन तीन चार चीजों का व्यापार चलता था केरल के तट से या मालाबार के तट से, है ना। तो क्योंकि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और यानी कि जो दक्षिण भारत है, केरल, कर्नाटक, केरल और तमिल, ये जो है, ये क्या है, मसाले के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। आज भी जो हमारे भारत का सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन करते हैं यही राज्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या, प्रकृति ने वहां की मिट्टी को ऐसा ही बनाया है। तो देखिए, 1785 में जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ये पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया कि अब मेरे राज्य में से किसी भी अंग्रेज को ये सामान नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, ये सामान किसको बेच रहे थे? वो बेच रहे थे फ्रांसीसियों को।
तो उन्होंने अपनी जनता से भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अपनी जनता को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आप कोई भी व्यक्ति अगर उसको अंग्रेज लोगों को कोई भी सामान बेचेगा तो वो दंड का हकदार होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेज व्यापारियों को सामान नहीं बेचेगा, पैसे से या बिना पैसे के कैसे भी। हमें व्यापारी नहीं करना, हमें अपने राज्य में उनको घुसाना ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि बात ही खत्म, हमें कोई निर्यात नहीं करना है। और ये रोक कब लगाई थी उन्होंने लगाई थी 1785 में। तो उन्होंने क्या किया, निर्यात पर रोक लगा दी। और अंग्रेज और मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों को मसाले नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि एशिया में जो सबसे ज्यादा मसाले होते हैं ना वो हमारे दक्षिण भारत में ही होते हैं, तो उन्हें मसालों की जरूरत थी। फिर जो हमारे वो मसाले जो थे वो हम किसको वो टीपू सुल्तान किसको बेच रहे थे, अंग्रेजों के दुश्मन थे फ्रांसीसी, उनको बेच रहे थे। तो इसलिए उन्होंने युद्ध करे। अब देखिए युद्ध में देखते हैं क्या क्या युद्ध हुए। पहले ये इधर देख लीजिए युद्ध, फिर हम इन दोनों लाइनों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहला युद्ध हुआ था हैदर अली से अंग्रेजों का, ठीक है। उसमें क्या हुआ, हैदर अली की जीत हुई थी और मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। पहले में हैदर अली जीत गए थे। हैदर अली कौन थे, टीपू सुल्तान के पिता थे, ठीक है। फिर दूसरे में क्या हुआ, हैदर अली की और अंग्रेजों की लड़ाई हुई और उसमें कौन जीते, अंग्रेज जीत गए और हैदर अली हार गए थे, ठीक है। तो अंग्रेजों के पास मैसूर के कई सारे इलाके चले गए। देखा मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है, ध्यान रखना मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। आज के कर्नाटक में, मैंने आपको बताया ना केरल की तरफ है ना। देखो केरल से ऊपर क्या है, कर्नाटक, ध्यान रखना ये क्या है, केरल और ये क्या है, कर्नाटक, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना कि इनका जो शासन चल रहा था, टीपू का मिक्स मत कर देना पेपर में। टीपू का जो शासन था वो दक्षिण भारत में था नीचे की तरफ, और बंगाल के नवाबों का जो शासन था, बंगाल का कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था सिराजुद्दौला, उनका जो शासन चल रहा था वो वो बिहार में चल रहा था, ठीक है, बंगाल में इधर चल रहा था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और देखिए दूसरे युद्ध में क्या है, हैदर अली हार गए और उनके कई सारे इलाके अंग्रेजों ने छीन लिए, ठीक है। अंग्रेजों को तो बस छीनना होता था, जैसे मर्जी वैसे ही छीन लेते थे। अब तीसरा युद्ध जो हुआ था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, ठीक है। और जो चौथा युद्ध था, चौथे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा और निजामों के साथ मिल गए। अंग्रेज किसके साथ मिल गए, मराठों के साथ। मराठे कहाँ है, महाराष्ट्र में। और निजामों के साथ मिल गए, और ये हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है। निजाम कहाँ के थे, हैदराबाद के। तो निजामों के साथ मिलकर क्या है, श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और पूरी तरह से जो मैसूर था उन्होंने अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि रही कि प्लासी के बाद इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारा ये रह गया था आखिरी में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारे गए। और कौन सी डेट को मारे गए थे, ये मारे गए थे 4 मई 1799। कितना, 4 मई 1799, ठीक है। अब मैसूर का राजकाज उन्होंने किसके हाथ में आ गया था, पुराने बोडियार राजवंश, ठीक है। मैसूर का जो राजकाज था उन्होंने किनके हाथों में दे दिया, बोडियार राजवंशों के हाथ में दे दिया। यानी कि डायरेक्ट जो शासन था वो तो अंग्रेजों पर ही था, ठीक है। एक तरह से अंग्रेजों का ही शासन आ गया था, लेकिन उन्होंने एक कठपुतली सरकार बैठा रखी थी। जैसे वहां पे कासिम बैठा दिया था ना, मीर जाफर बैठा दिया था, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या है, एक कठपुतली सरकार बैठा दी, बोडियार राजवंश, ठीक है। ये नामात्र के राजवंश थे, नहीं तो पूरी तरह से जो शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मराठों से लड़ाई। अब देखो मराठों को उन्होंने कैसे जीता। बंगाल को वो जीत चुके थे प्लासी के युद्ध में, और देखो मैसूर को उन्होंने जीत लिया, दक्षिण भारत को जीत लिया, और मध्य भारत की लगभग बात रह गई है मराठाओं की, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें ही ज्यादातर मराठे थे। तो अब देखिए मराठों से उन्होंने कैसे जीता, और उसके बाद में क्या पूरा भारत उनका हो गया। अब देखिए मराठों से किस तरह से लड़ाई हुई थी वो देखते हैं।
1761, मैं इंग्लिश में बोलने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिंदी में नहीं समझ में आता है। कमेंट भी आ रही है उनकी कि हमें नहीं समझ में आता है, आप हिंदी में क्या बोलती हो। ये जो डेट होती है, तो इसलिए मैं इन डेटों को एक दो वीडियो से इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को भी समझ बोलना आ जाएगा फिर इंग्लिश में, क्योंकि मैं हिंदी में ही सब कुछ पढ़ा है, तो मुझे इंग्लिश में बोलने की थोड़ी हैबिट नहीं है। तो 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, और पानीपत की लड़ाई के बाद, पानीपत की लड़ाई में जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। और अंग्रेजों ने जो मराठे थे उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, ताकि मराठे अगर एकजुट रहते तो लड़ाई हो जाती। तो उनको क्या है, छोटा छोटा काट के, मतलब छोटे छोटे राज्यों में उनको डिवाइड कर दिया। अब देखिए कैसे कैसे डिवाइड किया, वो मैं आपको बताती हूँ। कि मराठाओं को सिंधियाओं, होलका, गायकवाड़ा और भोसले में बांट दिया गया। ठीक है, और ये जो सारे जितने भी होते थे, ये जितने भी थे ये मराठे, ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इन सभी रियासतों के ऊपर कौन था? पेशवा था। ठीक है, पेशवा के अंतर्गत आते थे। और पेशवा कहाँ रहता था? पेशवा रहता था पुणे में, है ना। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में। और 1800 के आखिर में 1800 जो चल रहा था टाइम, उसके आखिर में महादजी और सिंधिया, नाना फडणवीस, ये दो जो थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ये मतलब बहुत ही योग्य शासक थे। पेशवा थे, शासक नहीं बोल सकते उनको, पेशवा बोलेंगे, क्योंकि शासक यहाँ पे उन्होंने खत्म कर दिए थे। किसके युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठाओं से राज छीन के उन्होंने क्या किया था? उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, और उन सबका जो काम देख रहा था वो पेशवा देख रहा था। और पेशवा को कहाँ बैठा दिया? उनको बैठा दिया पुणे में, और पुणे से वो पेशवा पूरे शासन को देखता था। ठीक है, और अब देखिए ये जो युद्ध हुए थे, ये 4 हुए थे, अंग्रेजों के और मराठाओं के 4 युद्ध हुए थे, और इनके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया था। अब देखिए 1782 में अंग्रेज मराठा युद्ध, सालबाई की संधि हुई थी। जो पहला मराठा युद्ध था, ये आपको पहला नहीं दिख रहा होगा, साइड में हो गया है, मैं इसको लिख दी, 1 मिनट मैं लिख देती हूँ इसको। देखिए पहला जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1782 में। ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेरा इसमें एक भी शब्द नहीं है लिखा हुआ, मतलब मैंने अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है, ये पूरा की पूरा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो 1782 में अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, और उसमें किसकी संधि हुई? सालबाई की संधि हुई। ठीक है, और दूसरा हुआ था 1803 में से 1805 तक अंग्रेज मराठा युद्ध। इसमें क्या हुआ था? आगरा और दिल्ली के कुछ जगहों पर किसका? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, दूसरे वाले में। ठीक है, और देखिए तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा हुआ था 1817 में से 1890 तक। ठीक है, 1870 से 1890 तक। देखिए जो युद्ध होता है वो एक दिन का नहीं होता, वो धीरे 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 चलता रहता है। आज इधर वाला एरिया घेर लिया, आज उधर वाला एरिया घेर लिया। अब देखिए यूक्रेन और रूस जो युद्ध चल रहा है, वो उसको 1 साल से भी ऊपर हो गया है युद्ध को चलते चलते। तो जो युद्ध होते हैं वो एक दिन में खत्म नहीं होते, वो धीरे धीरे मतलब लंबे ही खिंचते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध चला था, और इसमें अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। तीसरे वाले में क्या हुआ? मराठाओं की हार हुई थी। और अब क्या किया उन्होंने? पेशवा को पुणे से हटाकर बिठूर में रख दिया था। ठीक है, पेशवा को पुणे से हटा के कहा? बिठूर में रख दिया था। और बिठूर भेजने के बाद उनको बोल दिया था कि अब आपको शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं है, अब आपको एक पर्टिकुलर पेंशन मिलेगी, बस आपको उसी से मतलब है। ठीक है, ना आपको कोई भी इंटरफेयर करोगे आप रियासत में के अंतर्गत, ना कोई भी डिसीजन ले सकते हो आप, और ना आपको सेना रखने का अधिकार है, आपको कोई अधिकार नहीं है। बस आपको एक निश्चित पेंशन मिलेगी, उसी से आपको अपना खर्चा चलाना है बस। ठीक है, तो पेंशन के तौर पर उनको रख लिया गया। अब कंपनी का शासन विंध्या के दक्षिण में भी हो गया। देखो विंध्या के दक्षिण का मतलब होता है कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में क्या है? विंध्य की पहाड़ियां हैं। देखो पहले जो शासन था वो ऊपर ऊपर था, इधर दिल्ली,
दिल्ली पर था, बंगाल में था, ठीक है, मैं पास से दिखाती हूँ आपको, दिल्ली में था, बंगाल में था, ठीक है, और कर्नाटक भी उन घेरने वाले थे। और अब जो मराठाओं से जीत हुई थी वो कहाँ, देखिए जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के लगभग क्या है, विंध्य की पहाड़ियां हैं, ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। तो विंध्य की जो पहाड़ियां हैं उनके नीचे नीचे क्या है, ये महाराष्ट्र है, देखिए ये क्या है, ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का, ठीक है। तो अब विंध्य के नीचे, विंध्य के दक्षिण में, यानी कि जो विंध्य की पहाड़ियां उनके दक्षिण में भी किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। तो इसका अभी एक पार्ट और रह गया है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जितने भी चैप्टर हैं वो मैंने देख लिया है, काफी छोटे छोटे हैं, उनको तो एक एक दो दो वीडियो में मैं खत्म कर दूंगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया करो, और अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी आपके फ्रेंड्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।